हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों की पॉलिटी की लगातार ही मास्टर क्लासेस चल रही हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, टोटल 6 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 7th लेक्चर है, जिसमें अभी हमारा फंडामेंटल राइट टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ऑलरेडी टोटल जो है आर्टिकल 14 को 12, 13, 14 तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। आज हम आर्टिकल 15 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। होप कि जितने भी वीडियो हैं पुराने वो सब आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं भी देखे तो अभी आप जाकर महाकाल आईएएस यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो की एक्सेस देख सकते हैं पूरा कंटेंट। और जो फ्री आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव भी चल रहा है, जैसे आज मॉर्निंग में मैंने सेशन लिया था, तो उसमें मैंने क्या किया था कि आर्टिकल 13 पर पूरा आंसर राइटिंग लाइव में भी डिस्कस किया था और वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो उसको ज़रूर आप देखें उस वीडियो को, क्योंकि किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरीके से बॉडी वाले पार्ट को हमें जो है प्रॉपरली पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से एक बेटर कंक्लूजन हमें फ्रेम करना है, इन सारी चीज़ों पर मैंने जोर दिया है उस वीडियो में। और पूरा सारे केस लॉ के साथ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इसी फॉर्मेट में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। सो जो भी फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव पॉलिटी का हमारा चल रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया कि 35 से 40 क्लासेस हमको लगेंगी पूरी पॉलिटी कंप्लीट करने के लिए, बेसिक से एडवांस कोर्स तक पूरा, विद ऑल द केस लॉ, ऑल द कमेटी रिकमेंडेशन। और साथ में हम लोग जो आंसर राइटिंग भी करते जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हम जो आंसर राइटिंग करेंगे पॉलिटी की। सो अराउंड वही मान लीजिए 50 से 60 क्वेश्चन भी आपके अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। पॉलिटी के जो भी है आंसर राइटिंग का जो फोबिया है, एक जो फियर है, एक जो डर है आपके अंदर, वो पूरी तरीके से निस्ते नाबूद हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आंसर राइटिंग का फियर खत्म होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिख पाएंगे। और इस सीरीज का एम पहले भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप यूपीएससी मेंस 2026 में प्रीलिम्स निकालने के बाद किस तरीके से आप लोग जो है 110 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा तो एफर्ट्स पूरा जी जान लगा रहे हैं हम लोग, इसीलिए आप लोगों के लिए कि कैसे भी करके आप 110 प्लस स्कोर करें। बस आप लोगों से तो हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है एक टीचर के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं बहुत छोटी सी फैमिली हमारी यूट्यूब की, ओनली 260 सब्सक्राइबर हैं और कभी कभी तो घट भी जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब कुछ ना कुछ उंगली करते रहता है और बाइट स्टूडियो में कुछ सेटिंग वगैरह जो भी चलती हो। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मेरे लिए आप ये कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ। और बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट, जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट है मार्केट में, आप दिल्ली से मैच कर सकते हैं नोट्स, मेरे नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो इस कंटेंट जो पढ़ाता हूँ मैं आपको, अगर इसको आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बार बार रिवाइज करके शॉर्ट समरी के थ्रू, सो इजीली आप जो 110 प्लस स्कोर कर जाएंगे। और शॉर्ट समरी कैसे बनाना है इस लेक्चर की, वो मैं हर बार बताता हूँ वीडियो के लास्ट में, और रिवीजन भी आपको करा दूंगा। तो चलिए फिर बगैर देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। और डिस्कशन बेसिकली हमारा रहेगा आर्टिकल 15 को लेकर। सो बेसिकली जो आर्टिकल 15 है, क्या किस चीज़ की बात करता है, ये बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज बने उसको भी हम बोले तो वो भी बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट, नथिंग इन दिस आर्टिकल मतलब जो भी हमारा इस आर्टिकल में जो है ये बोलता है कि देयर शेल नॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 सब क्लॉज में बोलता है कि देयर शेल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज में बात बोलता है। और आर्टिकल 15 में भी जो मूलभूत बात है, पूरा जो कोर है, पूरी समरी आर्टिकल 15 की, वो निहित है। और वो बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ आपको कि आर्टिकल 15 में जो बोला है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो एक एक को हम अच्छे से देखते हैं। जैसे रिलीजन के बेसिस पर बोला कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो आप लोग जानते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है, और इंडिया में सारे रिलीजन को इक्वल सम्मान मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम माइनॉरिटी या मेजोरिटी के बेसिस पर रिलीजन को प्रमोट करें, या हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम कम है तो हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करें, ऐसा कुछ भी हम नहीं करते।
सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल सम्मान मिलता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी प्रमोट भी करना होता है किसी रिलीजन को तो हम सारे रिलीजन को प्रमोट करने की बात करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो गई, तो हिंदू के लिए है वो कि भाई जो भी मनी वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, बस वगैरह सर्विस फ्री रहती है। उसी प्रकार जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए हज दरगाह वगैरह के लिए जो भी गवर्नमेंट एड देती है, उसी प्रकार सिखिज्म के लिए गुरुद्वारा के लिए कुछ फंडिंग वगैरह होती है। तो सारे रिलीजन के लिए, उसी प्रकार बुद्धिज्म के लिए, जैनिज्म के लिए, तो सारे रिलीजन के लिए इक्वली इम्फेसिस करती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं करती कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करे, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर गवर्नमेंट कभी नहीं करती। सारे रिलीजन को इक्वली प्रमोट करती है और किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं पकड़ती बस उसको ही प्रमोट किया जाए या उसी से वेलफेयर किया जाए, नहीं, सारे रिलीजन इक्वल है इंडिया में। और कन्वर्जन तो आपको पता ही है कि कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन वो भी एक तरीके का पनिशमेंट है कि आप एंटी कन्वर्जन नहीं करवा सकते किसी को एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में। सो पहला पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि रिलीजन का मतलब क्या है। डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैं दूसरी आपको बताता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि रेस या रेस के बेसिस पर, रेसिज्म के बेसिस पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इंडिया में आप लोग जानते हैं कि जनरल कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, इतनी सारी कम्युनिटी हैं। और इंडिया तो आप लोग जानते हैं कि पहले मैंने आपको बताया कि हम इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया को बोलते हैं हम सैलेड ऑफ बाउल। इंडिया एक सैलेड ऑफ बाउल है, ना कि मेल्टिंग ऑफ पॉट। इसका मतलब मैंने पहले भी बताया आपको कि भाई जो सैलड है उस सैलड में मूली भी है, गाजर भी है, प्याज भी है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और सभी मिक्स होके उस सैलड को एक यूनिक आइडेंटिटी दे रहे हैं। सो इंडिया में भी डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट रेस है, डिफरेंट कल्चर है, कस्टम है। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है। नॉर्थ में जो मोस्टली आपको वेजिटेरियन मिल जाएंगे, साउथ में नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा है। सो इतना डिफरेंट कल्चर है कस्टम में, डांस, ड्रामा, फोक म्यूजिक में। सो इंडिया में जो है हर तरीके के व्यक्ति रह रहे हैं, लेकिन वो सब लोग जो है एक कॉमन आइडेंटिटी, एक कॉमन नेशन की बात करते हैं, ब्रदरहुड को प्रिजर्व करते हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी ने भी बोला है। सो बेसिकली रेस के बेसिस पर भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 17 में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से अनटचेबिलिटी के लिए जो है सिविल एक्ट आया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी आल्सो वी विल डिस्कस इन आर्टिकल 17 कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट वाज इनेक्टेड टू कर्ब द अनटचेबिलिटी एंड अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब राइट शुड बी promoted and prevented, and for that there is a scheduled caste, scheduled tribe prevention of atrocity act 1989। हिंदी में मैं बोलूँ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, जिसके तहत अगर आप अनटचेबिलिटी प्रमोट करते हैं या किसी भी तरीके से आप जाति सूचक शब्द SC/ST के लिए बोलते हैं या जो है आप उनका अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आपको 6 महीने की सजा भी है और 500,000 रुपये का फाइन भी आप पर लग जाएगा। 6 महीने की सजा और 500 से 1,000 रुपये का फाइन तक लग जाएगा। और एक कॉग्निजेबल मतलब जो ऑफेंस जो है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किसी भी तरीके का वारंट की जरूरत नहीं है और आपकी जमानत भी नहीं होगी, अग्रिम जमानत भी नहीं होगी। सो रेस के बेसिस पर भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, मूलभूत बात हमको ये पकड़ना है। फिर मैं बात करूँ रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट मैंने बता दिया आपको कि चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, किसी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर मैं बात करूँ सेक्स, तो ये है आपका मेल या फीमेल, कि जेंडर के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे। सो जेंडर के बेसिस पर भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउड नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड? तो भाई सबरीमाला टेम्पल का केस मैंने पहले भी आपको बताया कि सबरीमाला टेम्पल में क्या था, जो लोडायप्पा है केरला में ये टेम्पल लोकेटेड है, तो वो परफॉर्म करते हैं क्या, सेलिबेसी, यानी वो ब्रह्मचारी है, ऐसा प्रीस्ट का मानना है। और वहाँ पर जो प्रीस्ट, जो पुजारी लोग पूजा करते हैं, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं प्योरिटी पोल्यूशन का कंसेप्ट देते हुए उन्होंने बोला कि जो वुमेन है, जो महिला है 10 to 50 ईयर की एज में, 10 से 50 साल की एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान वो जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी, उनका प्रवेश वर्जित है। अगर वो मंदिर की प्रीमाइस में एंट्री करती हैं तो कहीं ना कहीं प्योरिटी पोल्यूशन का कंसेप्ट है, इससे मंदिर अपवित्र हो जाएगा और लोडायप्पा जो है सेलिबेसी परफॉर्म करते हैं। बट यंग लॉयर एसोसिएशन केस में पहले मैंने आपको बताया कि यंग लॉयर एसोसिएशन, जिसे हम सबरीमाला टेम्पल केस भी बोलते हैं, जब एक केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया यंग लॉयर एसोसिएशन केस में। सो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विचार करते हुए इस पर ये बोला कि भाई कहीं ना कहीं जो है
आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड आर्टिकल 26 राइट टू प्रोपेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, जो राइट है प्रोपेस करने का, प्रैक्टिस करने का, रिलीजन को प्रमोट करने का, वर्शिप पूजा वगैरह, सो ये कहीं ना कहीं डिनाइड हो जाएगा वुमेन का और फंडामेंटल राइट उनका कर्व हो जाएगा, वायोलेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए हम 5 जज बैठे थे टोटल उस बेंच में। कितने बैठे थे? 4 मेल जस्टिस आए और एक थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम, वुमेन। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम तो डिसेंट ओपिनियन दिया था, वो तो इस बात को बोल रही थी कि भाई वुमेन की एंट्री को अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी पॉल्यूशन का कंसेप्ट प्रमोट होगा। बाकी जो 4 जज थे उन्होंने बोला कि नहीं, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर एंड आर्टिकल 26 राइट टू प्रोपेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, इसको हमें प्रिजर्व करना है, वुमेन के फंडामेंटल राइट को हमें प्रिजर्व करना है। सो इस तरीके से 4:1 की मेजोरिटी से जजमेंट पास किया गया और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सोशल मोरालिटी पर प्रिजर्व हुई। जो रूल ऑफ लॉ है, जो लिबर्टी है वुमेन की, जो इक्वालिटी की बात आर्टिकल 14 में हम करते हैं, वो कहीं कहीं प्रिजर्व हुआ। तो इस तरीके से सेक्स के बेसिस पर या जेंडर के बेसिस पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फिर मैं लास्ट बात करूँ प्लेस ऑफ बर्थ की, कि कोई कहीं अगर जन्मा है तो उसके बेसिस पर क्या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? तो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो तेलंगाना जो है अपना स्टेट, उसमें क्या है, बीएड कोर्स वगैरह जिन लोगों ने कर रखा था और जो तेलंगाना के रेसिडेंट्स थे, तो उनके लिए पर्टिकुलर जॉब वगैरह असाइन कर रहा था स्टेट। जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो इस चीज़ को नल एंड वॉइड करार दिया गया और इस चीज़ को बोला गया कि बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कौन कहाँ जन्मा है, क्योंकि पूरी इंडिया एक है, हमारी नेशन पूरा एक है और यूनिटी इंटीग्रिटी की बात हम करते हैं। सो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर या रेसिडेंस के बेसिस पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और तेलंगाना स्टेट के उस नियम को जो है, रूल को कहीं कहीं नल एंड वॉइड बताया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी केस स्टडी में आपको बताऊं तो हरियाणा का एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं। हरियाणा में क्या था कि 30,000 से 30,000 से 30,000 से कम जिन लोगों की भी सैलरी है उनके लिए 30% रिजर्वेशन की बात कर रहे थे प्राइवेट जॉब में, कि प्राइवेट जॉब में जो भी प्राइवेट जॉब कर रहा है उसमें 30,000 रुपये से कम की जो जॉब है वो हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं, जो रेसिडेंस है हरियाणा के, रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ बर्थ जिनकी हरियाणा में जन्म भूमि है, तो उनके लिए रिजर्व करने की बात हरियाणा गवर्नमेंट कर रही थी। जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको नल एंड वॉइड करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये सरासर वायोलेशन है अंडर आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन का, वो कहीं ना कहीं कर्व हो रहा है इससे। तो इस चीज़ को भी नल एंड वॉइड करार दिया। सो मैंने आपको समझा दिया पूरा जस्ट आर्टिकल 15 का कि किसी भी तरीके से ना तो कास्ट के बेसिस पर, ना रेस के बेसिस पर, ना जेंडर के बेसिस पर, ना सेक्स के बेसिस पर, ना आपका रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 इस बात कर रहा है कि जो भी हमारा स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ दिस प्रोविजन। ठीक है, तो 15 सब क्लॉज 1 बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा होप। फिर मैं बात करूं कि ये जो आर्टिकल 15 है 2 जगह साइलेंट है। एक है आपका ऑन ग्राउंड ऑफ डिसेंट और एक है ऑन ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस, क्योंकि जैसे आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, सरकारी नौकरी की बात करता है, और आर्टिकल 16 में दोनों ही प्रोविजन इंक्लूडेड है कि आप डिसेंट या रेसिडेंस के बेसिस पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस बताऊं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो कुछ सीट वगैरह है वहाँ की डीयू की, तो वो रिजर्व है कि वहीं से अगर दिल्ली में रहकर डीयू से अगर कोई पास आउट है तो पीएचडी वगैरह में कहीं कुछ फायदा उसको हो जाएगा। सो वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 16 को वायलेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही, वो सिर्फ कोर्स परस्यू की बात हो रही है, उसमें कुछ सीट वगैरह रिजर्व होती है। सो वो वैलिड है वो पॉइंट। फिर मैं आपको बात करूँ आगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 की, कि आखिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 है क्या। सो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 इस बात को बोलता है, मैं आपको पूरा नोट कराऊंगा, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से पूरा लेक्चर ग्रास्प करना है, एक एक चीज़ को समझना है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब टफ पोर्शन है, बट आप अच्छे से फोकस करेंगे तो सब समझ में आएगा। बस मेरे साथ चलें आप। और नोट्स तो मैं आपको डिक्टेट कराता ही हूँ, बगैर नोट्स के तो मैं वैसे भी लेक्चर समाप्त नहीं करूँगा, पूरे नोट्स आपको दूंगा, सो आप पूरा ध्यान ना दें। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 की अगर मैं बात करूँ, सो जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 है वो इस बात का जिक्र करता है कि
जो भी बाथिंग घाट है, जो भी बैल है यानी जो कुआं है, जो बाथिंग घाट है, जो रेस्टोरेंट है, जो भी ये प्लेसेस हैं पब्लिक प्लेसेस, और अगर ये किसी भी तरीके से स्टेट से फंडिंग ले रही हैं, स्टेट से फंडिंग पार्शियली ले रही हैं यानी आधा या पूरा कंप्लीटली फंडेड बाय स्टेट है, स्टेट से पैसा ले रही हैं, और स्टेट से पैसा लेने से ये बाथिंग घाट, नहाने वाला एरिया या कुआं या किसी का टैंक या किसी भी तरीके का रेस्टोरेंट अगर डेवलप है तो किसी भी सिटीजन को आप उसकी एक्सेस से डिनाइड नहीं करेंगे। इस बात का जिक्र किया गया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में कि स्टेट मतलब डिनाइड ना करे, कोई भी सिटीजन है वो भी प्राइवेट सिटीजन भी डिनाइड नहीं कर सकता। अगर स्टेट से किसी भी तरीके की एड भी अगर आपने ली है और आप प्राइवेट सिटीजन है और आपने स्टेट से पैसे लेके जो है बनवाया है, सो किसी भी ग्राउंड पर आप जो है बाथिंग घाट या रेस्टोरेंट या टैंक या वेल के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को मना नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि भाई आपका खुद का मंदिर है मान लीजिए घर में, अब उस टेम्पल में आप कोई एंट्री नहीं भी देने देना, या आपकी खुद की मोटर है घर पर, आपने खुद ने जेट कराया है, उससे आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा पानी भरे, तो वो वैलिड है। बट स्टेट से किसी भी तरीके की फंडिंग अगर आप ले रहे हैं तो उस केस में जो है आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उसकी एक्सेस से उस फैसिलिटी को लेने से आप मना नहीं कर सकते। सो बाथिंग घाट एक वेल, टैंक और रेस्टोरेंट, ये 4 चीज़ों में जो है एक्सेस उनकी लेने से किसी व्यक्ति को आप मना नहीं कर सकते अगर फंडिंग स्टेट से मिल रही है तो। बस इतनी सी बात आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में आपको याद रखना है। फिर मैं बात करूँ आपसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent state from making any provision for women and children। यानी वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई भी प्रोविजन अगर स्टेट बना रहा है तो किसी भी तरीके का जो है रोक टोक नहीं हो सकता। इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। और आप लोगों ने देखा कि वुमेन के लिए जो भी प्रोविजन है, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू हम बात करें, उनका जो है 26 वीक का हो गया है, राइट, 26 वीक तक जब भी प्रेगनेंसी है चाइल्ड की केयर के लिए 26 वीक हो गया। या फिर हम बात करें 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नारी शक्ति बंधन अधिनियम की मैं आपसे बात करूँ तो उसमें भी जो 1/3 रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन के लिए, सो वो वाला प्रोविजन भी 15 सब क्लॉज 3 में ही दिया गया। 106 का जो अभी लेटेस्ट हुआ है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। सो वुमेन के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन करना है गवर्नमेंट को, या चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए कोई भी प्रोविजन करना है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए कोई प्रोविजन करना है, राइट टू एजुकेशन की हम बात कर सकते हैं चिल्ड्रन के लिए वेलफेयर के लिए, या माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी एक्ट अगर आ रहा है कि भाई माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट है, इसके तहत आपको ये देना पड़ेगा। सो किसी भी तरीके का जो भी हेल्प वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए जो स्टेट है वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में कर सकता है। या वुमेन के लिए मान लीजिए जो है कल के दिन कुछ कोई योजना बन जाए कि भाई जैसे अब लाडली लक्ष्मी बहना योजना में एमपी गवर्नमेंट में 1250 रुपये सिर्फ वुमेन को दी जाती है, मेल को नहीं दिए जाते, तो लाडली लक्ष्मी बहना योजना का भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या मेन फंक्शन करा है कि भाई वुमेन का एम्पावरमेंट। किसी के भी हस्बैंड अगर शराब में लिप्त है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो वुमेन के पास थोड़ा मनी आ जाएगा तो उससे वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एनजीओ वगैरह ज्वाइन करके सेल्फ हेल्प ग्रुप से कोई मशीन की सिलाई वगैरह कुछ सीख ली, कोई काम सीख लिया, उससे कहीं ना कहीं फैमिली की एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, एक कमाने के लिए महिला जो है आगे आएंगी, और जो इक्वालिटी है मेल और फीमेल के बीच में उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे, अपने बच्चों का अच्छे से केयर कर पाएगी वुमेन। सो उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रोविजन स्टेट को बनाना है तो वो बिल्कुल बना सकता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में। फिर मैं बात करूँ आप लोगों से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 की, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ऐड किया गया था। तो इसमें भी इस बात का जिक्र है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट for making any special provision, nothing in this article shall prevent the state for making any special provision for socially and educationally backward classes। जो socially educationally backward classes हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रोविजन स्टेट बना रहा है, nothing in this article shall prevent state from making any special provision for socially and educationally backward classes, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब।
यानी सोशली, सामाजिक और एजुकेशनली कोई भी जो पिछड़ी हुई कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने बोला कि स्टेट चाहे तो प्रोविजन बना सकता है। इस आर्टिकल में कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो इस चीज़ से मना करे कि जो है स्टेट प्रोविजन नहीं बना सकता शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। So nothing in this article shall prevent the state from making any provision for socially and educationally backward classes, scheduled caste, scheduled tribe। यानी बिल्कुल बना सकता है। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी प्रोविजन अगर स्टेट को बनाना है सो वो उसकी वेलफेयर के लिए बना सकता है अंडर 15 सब क्लॉज 4। इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया है। फिर मैं बात करूँ आपसे कि 15 सब क्लॉज 5 कि 15 सब क्लॉज 5 क्या बोलता है। तो 15 सब क्लॉज 5 फिर थोड़ा और आगे बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बाय लॉ। बाय लॉ के थ्रू, किसी लॉ के थ्रू जो है बाय लॉ किसी भी तरीके का जो भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए कोई भी प्रोविजन स्टेट को बनाना है उसमें मना ही नहीं है। और जो भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे IIT है, NIT है, नीट के इंस्टीट्यूट है, उनमें कई रिजर्वेशन की भी अगर हम बात करें, एडेड या अनएडेड में स्टेट से फंडिंग मिल रही हो या स्टेट से फंडिंग ना मिल रही हो, रिजर्वेशन की अगर हम बात करें SC के लिए, ST के लिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिगार्डिंग एजुकेशन, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग आप जानते हैं कि SC ST को भी जैसे सीट रिजर्व रहती है, TFW का कोटा रहता है ट्यूशन फी वेवर का, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, OBC के लिए। तो जो भी TFW का कोटा है, ट्यूशन फी वेवर का कोटा है, वो प्रिजर्व रहता है। स्कॉलरशिप आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, OBC के लिए जो रिजर्वेशन की बात करें मतलब कि स्कॉलरशिप भी इनको मिलती है। 25-30 हज़ार का स्टिपेंड मिलता है 10th 11th 12th और कॉलेज वगैरह में। सो कॉलेज में 25-30 मिलता है और 10th 11th थोड़ा कम मिलता होगा। सो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट हैं वो भी SC ST OBC को मिल रहे हैं। उसी प्रकार मैंने आपको बताया कि भाई SC ST OBC को स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल रहा है और सीट का रिजर्वेशन मिल रहा है। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, TFW के कोटा से मैं बात करूं, या मैं बात करूं कि भाई IIT में, IIT JEE में, नीट में, मेडिकल के कॉलेज में, हर जगह उनको जो फायदा मिल रहा है। सो इस आर्टिकल में इसी बात का जिक्र किया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में। और ये जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 है ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। सो कोई एड या अनएडेड मिल रही हो, किसी तरीके की स्टेट से बेनिफिट मिल रहा हो, कोई फंडिंग मिल रही हो या ना मिल रही हो, किसी भी तरीके से स्टेट जो है SC ST या जो भी बैकवर्ड क्लास है उसके लिए जो प्रोविजन बना सकता है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, राइट। फिर हम बात करें आगे कि भाई आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में बात बोली और ये भी बोली कि बाय लॉ का मतलब क्या है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इसमें एक बस प्रोविजन याद रखना है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या है मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें हमने पूरी जो कोर बात है, जो क्रक्स है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में, उस चीज़ को मैंने आपको पूरा बता दिया है कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से आया। और बाय लॉ का मतलब ये है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, जैसे वुमेन के लिए अच्छी बात है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1965 में आया। चाइल्ड लेबर है, जैसे चाइल्ड लेबर, अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज़ तो एक ही जगह नहीं कर सकते ना। तो जैसे चाइल्ड लेबर के लिए कुछ वेलफेयर की बात है, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट है, तो बॉन्डेड लेबर की बात करी डेफिनेशन कहीं आर्टिकल में, फिर बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट अलग जगह आ गया। अनटचेबिलिटी को हमें जो है पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करना है, खत्म करना है। तो अनटचेबिलिटी डिफाइंड आर्टिकल 17 में है, बट उसके लिए पनिशमेंट कहाँ है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1965 में। सो इसलिए वो 1955 में, तो इसलिए ये बात बोली गई है कि 15 सब क्लॉज 5 में इसलिए बोला है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट for making any provision for socially and educationally backward classes by law and law के थ्रू। अब मैं बात करूँ आपसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर थोड़ी सी बात कर ले रहा हूँ कि ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये क्या है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात है भाई कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चाहे जो केस है हमारा उसमें भी हम देखें तो कहीं से कहीं तक जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में इस बात को क्लैरिफाई करा। तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे अगर प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन बन भी गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो गलत होगा। दूसरी बात करूँ मैं जामिया जो यूनिवर्सिटी है, जामिया वाली यूनिवर्सिटी है, तो वो जो है
50% सीट रिजर्व करती है मुस्लिम्स के लिए। उसी प्रकार स्टीफेंस कॉलेज जो दिल्ली का है उसमें भी 50% सीट क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व रहती है। बाकी की जो 50% सीट है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए वही 27%, 27% रिजर्व ओबीसी के लिए, 15% आपका शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए। बाकी की 50% सीट पर, बाकी की 50% सीट स्टीफेंस कॉलेज में किसके लिए रिजर्व रहती हैं? आपकी क्रिश्चियंस के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। उसी प्रकार जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने आपको बताया कि 50% सीट मुस्लिम्स के लिए रिजर्व रहती है। बाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो कहीं से कहीं तक एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी हो। अब मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाऊँ और इस डिस्कशन में मैं इस बात को बता रहा हूँ 15 सब क्लॉज 6 में क्या बोला है। तो 15 सब क्लॉज 6 में भी इस बात का जिक्र किया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन का बेनिफिट के लिए, किसके? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसमें मैक्सिमम 10% का रिजर्वेशन दिया गया था। सो 15 सब क्लॉज 6 में इस बात का जिक्र किया कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इसमें जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन की बात हम लोगों ने जो है इसमें की थी, राइट? 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो 15 सब क्लॉज 6 में इस बात का जिक्र किया। 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज में इस बात का जिक्र किया कि रिजर्वेशन तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम 15 सब क्लॉज 4, 15 सब क्लॉज 5। अब पुअर तो बहुत सारे हैं, शेड्यूल कास्ट में भी पुअर हैं, शेड्यूल ट्राइब में भी पुअर हैं, ओबीसी में भी पुअर है। बट वो सारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के जो पुअर हैं उन सबको हमें एक्सक्लूड करना है, उन सबको हमें निकाल फेंकना है। तो फिर बचे क्या? जनरल। तो इसलिए 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज ए की बात यहाँ पर करी कि सिर्फ जनरल के जो हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो लोग हैं सिर्फ उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं अंडर 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज ए। अब रह जाता है 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज बी, और वो इस बात का जिक्र करता है कि भाई जो भी प्राइवेट एडेड या अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो और जो भी रिजर्वेशन की बात है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए टीएफडब्ल्यू का कोटा हो, 10% सीट का मैक्सिमम तक रिजर्वेशन हो, उसकी बात 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज बी में कर दी गई है। इसी प्रकार एक कंसेप्ट और में थोड़ा सा, वैसे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ी हायर लेवल की बात है, बट वो समझना जरूरी है अगर कभी आ जाए यूपीएससी प्रीलिम्स में कि व्हाट डू मीन बाय सब्सटेंटिव इक्वालिटी। तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब यही है कि भाई इक्वालिटी है लोगों के बीच में, तो सिर्फ इक्वालिटी से जो है आप लोगों का काम नहीं बनेगा कि लोग इक्वल हैं, गरीब है, मान लीजिए गरीब लोग में इक्वल की आप बात कर रहे हैं, आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमको एक अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ आगे स्टेप लेना पड़ेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र करा कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, जैसे शेड्यूल कास्ट जो आपने देखा होगा दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की हम बात कर रहे हैं, SC ST की, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया है। तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की मैं बात कर रहा हूँ दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो उसमें भी ये में है कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो हैं, वल्नरेबल से वल्नरेबल हैं उस कम्युनिटी में, SC में ST में, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। सो सब्सटेंटिव इक्वालिटी भी इस बात को प्रमोट करती है, इस बात का जिक्र करती है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट भी जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर को मिले और पुअर के बीच में सिर्फ इक्वालिटी हम प्रमोट करें, वहाँ तक हमारी सीमित नहीं होना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि बस पुअर है इक्वल हो जाए। नहीं, उनके अच्छे के लिए, उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट अच्छी अच्छी स्कीम लाए, पॉलिसी लाए, उन जो डाउन ट्रोडन हिस्टोरिकल इंजस्टिस उनके साथ हुआ है उससे वो ऊपर उठे। जैसे रिजर्वेशन के थ्रू उनको बेनिफिट मिलता है, जॉब्स में भी बेनिफिट मिलता है, TFW एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बेनिफिट मिल रहा है। सो बेसिकली सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी से हम ऊपर उठ के थोड़ा मतलब जो भी डाउन ट्रोडन कम्युनिटी है जिनके साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिस एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उनके वेलफेयर के बारे में सोचें, गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी लाए जिससे कि वो लोग आगे बढ़ सकें और बैकवर्डनेस से ऊपर उठ सकें। तो डीवाई चंद्रचूड़ का ये स्टेटमेंट था। पूरा आधे घंटे में मैंने आपको पूरा क्रक्स अच्छे से समझा दिया, हर एक बात को नोट करा दिया है। अब आपके लिए बस इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन ही है उनको ही बस आप ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 हेडिंग डाल लेना आप सब लोग, और आर्टिकल 15 में आप लिखेंगे कि आर्टिकल 15 प्रोवाइड फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर लिखेंगे आर्टिकल 15 इज साइलेंट ऑन ग्राउंड ऑफ
रेसिडेंस कॉमोडिशन। फिर लिखेंगे आप लोग आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। नोट्स भी हम देख ले रहे हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा हमारा, तो यहाँ तक तो मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में लिखना कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी while access to public hotel, restaurant, tank, well, restaurant, public hotel, bathing hut, which is taking aid from state partially or fully, यानी पार्शियली या फुली स्टेट से किसी भी तरीके की एड अगर ले रही है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उस सिटीजन को आप रोक नहीं सकते वो फैसिलिटी लेने से। फिर लिखेंगे 15 सब क्लॉज 3 लिखना कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent state from making any provision for women, children। और इसी में लिख लेना 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नारी शक्ति बंधन अधिनियम करके। फिर लिखेंगे 15 सब क्लॉज 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent state from making any special provision for socially and educationally backward class। आप लोगों ने लिखा होगा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for advancement of socially educational backward class and SC ST और इंसर्ट हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर आप लिखेंगे एक बात और आप इंपोर्टेंट नोट्स कर लेना, मैं देख रहा था नोट्स में एक चीज़ मिस हो गई कि कभी भी फंडामेंटल राइट अगर प्रीलिम्स में पूछे कि क्या मतलब फंडामेंटल राइट की बात में कोई पूछे आपसे कि रिजर्वेशन का ग्राउंड के फंडामेंटल राइट में मेंशन है क्या, प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन का एक फंडामेंटल राइट है, तो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इस बात को 11 स्टार मार्क करके नोट कर लेना कि रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है एक कहीं से कहीं तक फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इस पर साइलेंट है। हाँ, स्टेट अपनी तरफ से स्टेप ले सकता है, किसी प्राइवेट बॉडी को डायरेक्ट कर सकता है कि आप रिजर्वेशन दें, जैसे TFW में प्राइवेट बॉडी भी देती हैं, बट कहीं से कहीं तक ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ऐसा स्टेटमेंट अगर प्रीलिम्स में आएगा तो आप उसको सही मार्क करेंगे। नोट्स को रेफर करने का बस ये है कि भाई कुछ छूटना आपका सब कुछ आपके पास रहे, अदरवाइज वो तो हम पकड़ दे के भी कर सकते हैं। तो कुछ आपका छूटा नहीं है अभी तक। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 आप लिख लेंगे कि इंसर्ट हुआ है बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 इंसर्ट बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। और इसमें लिखेंगे कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for socially and educationally backward class for advancement of socially and educationally backward class or SC ST related to their admission in educational institution including private whether aided or unaided। इतना लिखना है 15 सब क्लॉज 5 में। अब आप आ जाओ 15 सब क्लॉज 6 में, और 15 सब क्लॉज 6 में बोला है कि इंसर्ट बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state for making special provision for advancement of economically weaker section। इतना आप लिखेंगे। फिर 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज ए में आप आ जाएं और उसमें लिखें कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state for making any special provision for economically weaker section apart from 15 सब क्लॉज 4 and 15 सब क्लॉज 5। जो भी 15 सब क्लॉज 4 15 सब क्लॉज 5 में SC ST OBC इंक्लूडेड थे उनको हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया अपार्ट फ्रॉम। फिर लिखेंगे लास्ट 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज बी और उसमें लिखना नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for economically weaker section in educational institution for admission in educational institution including private whether aided or unaided excluding minority educational institution up to maximum 10%।
यानी 10% तक का रिजर्वेशन है EWS के लिए, और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमें एक्सक्लूड कर देना है। 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज बी में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमको एक्सक्लूड कर देना है। तो इस तरीके से पूरा बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरा आपको आर्टिकल 15 जो है नोट करा दिया। अब आपको एक लाइन में करना हो तो आप कर सकते हैं कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी, और फिर इसमें लिखना जस्टिस, हेडिंग डालना सब्सटेंटिव इक्वालिटी, और आगे लिखना कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ highlighted that in order to improve the condition of vulnerable community, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, which face historical injustice, there is a requirement of affirmative action to provide benefits so that discrimination can be avoided and they can be uplifted from chain of poverty and their development can happen। उनका विकास हो जाए और सब्सटेंटिव इक्वालिटी, अफर्मेटिव एक्शन ले स्टेट अच्छी पॉलिसी के थ्रू जो है। जैसे आप जानते हैं BPL राशन कार्ड, उसमें भी 80 करोड़ जनता इंडिया की पुअर है और 27% पॉवर्टी है। एक तरफ तो हम 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, बट उसके बाद भी 27% पॉवर्टी रेशियो है। फैमिली हेल्थ सर्वे ने इस बात का जिक्र किया। सो व्हीट और राइस मिलता है। जो स्ट्रीट वेंडर योजना है उसमें भी गवर्नमेंट मदद कर रही है 10,000 रुपीज़ से, कि भाई जो भी लोग हैं लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो भी हाथ ठेला लगाते हैं, स्ट्रीट में जो दुकानें वगैरह लगाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना से कुछ मदद मिल जाए। अलग अलग तरीके की स्टेट गवर्नमेंट की भी जो है अपनी इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी बोला कि भाई से चलो 2.5 करोड़ घर कंप्लीट हो गए हैं। और प्रधानमंत्री की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन योजना चल रही है, सौभाग्य स्कीम चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो बहुत सारी स्कीम चल रही है वेलफेयर के लिए। और SC/ST के लिए प्रमोशन भी, मतलब जॉब में रिजर्वेशन है, TFW का जो प्रोविजन है। तो बहुत सारी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो सब कुछ मिला के जो है सब्सटेंटिव इक्वालिटी को एक ग्राउंड लेवल पर, एक ग्रास रूट लेवल पर लेटर और स्पिरिट में प्रिजर्व करेंगी, जिससे डेमोक्रेटिक वैल्यू जो लिबर्टी की हम बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो सब कुछ अच्छे से प्रिजर्व हो जाएगा। इस तरीके से पूरा राइटअप मैंने आपको दे दिया है। और लास्ट में बस वही फिर 5 पार्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक बल्कि सा डॉक्यूमेंट है, बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्ट में डिवाइडेड है। इसके करने का मतलब है कि आपको बस रिवाइज हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा सा बल्कि सा डॉक्यूमेंट है, वो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक क्या क्या है वो सब आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। पार्ट 1 बोलता है स्टेट यूनियन टेरिटरी का, इसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 है। पार्ट 2 बता रहा है हमको कहीं ना कहीं सिटीजनशिप की बात, आर्टिकल 11 है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 की बात कर रहा है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 की बात कर रहा है। पार्ट 4 में जो फंडामेंटल ड्यूटी की बात है। पार्ट 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की बात है, जो आर्टिकल 79 से 151 तक की बात कर रहा है। सो इस तरीके से पूरा बहुत अच्छे से 40 मिनट में पूरा डिस्कशन हमने देख लिया। आर्टिकल 15 को अच्छे से निस्तेनाबूद कर दिया, एकदम कंप्लीट कर लिया है। कल मैं आप लोगों से मिलूंगा जिसमें आर्टिकल 16 को बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंसिवली हम कवर करेंगे। नागराज जजमेंट और अलग अलग तरीके के जजमेंट हम देखेंगे। इसमें बस एक चीज़ और आपको नोट करना है तो कर लें कि इन चंपाकम दोराईराजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास सुप्रीम कोर्ट सेड, या सुप्रीम कोर्ट गैव जजमेंट that on basis of caste reservation should not be given। चंपाकम दोराईराजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में इस बात का जिक्र किया गया कि कास्ट के बेसिस पर आप रिजर्वेशन नहीं देंगे, ऑन बेसिस ऑफ कास्ट जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो सारी इंपॉर्टेंट बात थी, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, हर चीज़ मैंने आपको नोट करा दी, सब डिक्टेट करा दी। अब आप लोगों का बस एक ही कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ड्यूटी आपकी राइट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें हर प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जिससे कुछ मेरे लिए बेनिफिट हो और आप लोगों के लिए मैं लगातार लगा हूँ। कल आप लोग जरूर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताना, फ्री आंसर राइटिंग चल रही है। डिस्कस अबाउट आर्टिकल 14 इन डिटेल, डिस्कस अबाउट आर्टिकल 14 इन डिटेल along with provision along with what is taken from what is taken from USA and British से कौन सा इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसे लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो उसके बारे में बताना। आर्टिकल 14 के बारे में पूरा अच्छे से आप लिखेंगे 150 वर्ड्स में। 9340786461 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप भेजना आंसर, या कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो को नीचे टाइप कर देना।
ठीक है, उससे आगे क्या अंडरस्टैंडिंग वो मैं समझ जाऊँगा। सो कल मिलूंगा आपको, मैं मॉर्निंग में लाइव सेशन लूँगा और वीडियो भी डालूंगा। आर्टिकल 14 पर आंसर राइटिंग करूँगा मैं, और फिर कल हम आर्टिकल आज 15 कंप्लीट कराए, कल आर्टिकल 16 कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टिल टेक केयर, बाय बाय।